दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के डिसीजन के बाद पीएफ पेंशनर्स जो पहले से पेंशन ले रहे हैं और वर्तमान में कार्य कर रहे पीएफ मेंबर के बीच में एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि क्या भी वो ज्वाइंट ऑप्शन सबमिट करने पर उन्हें हायर पेंशन मिलेगी, क्या वे इसके पात्र होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद में ईपीएफओ द्वारा जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें भी अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। क्वेश्चन ये निकल कर आ रहे हैं कि जो पीएफ मेंबर ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, क्या वे भी हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है, और अगर है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। अभी जो पीएफ मेंबर है यानी अभी जो काम कर रहे हैं, क्या वे भी इसके पार्ट होंगे और उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में प्रैक्टिकल एग्जाम की मदद से जानने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। वैसे हायर पेंशन क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है जिसमें बिल्कुल आसान भाषा में हायर पेंशन को मैंने बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से ईपीएस 95 का बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि कब से यह हायर पेंशन की बात शुरू हुई थी और उसमें क्या ऑप्शन दिया गया था। दोस्तों, एक्चुअली 1995 यानी 1995 में ईपीएफ में पेंशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत एम्प्लॉयर यानी कंपनी के पीएफ कंट्रीब्यूशन 12% का 8.33 पेंशन खाते में जमा होना तय हुआ था। इसके लिए अधिकतम पेंशन योग्य वेतन नवंबर 1995 से सितंबर 2001 तक 5,000 रुपये था। फिर इसे बढ़ाकर अक्टूबर 2001 से अगस्त 2014 तक 6,500 कर दिया गया और बाद में जैसा अभी कि हमें पता है सितंबर 2014 के बाद से ये 15,000 रुपये कर दिया गया। अच्छा, ये वही वेतन है जो रिटायरमेंट के समय पेंशन कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है। यानी जब भी हमारी पेंशन कैलकुलेशन होती है रिटायरमेंट के समय, तो यही वो सीलिंग है पेंशन वेजेस का जिस पर पेंशन की कैलकुलेशन होती है। 1995 में इंट्रोड्यूस होने के बाद में मार्च 1996 में ईपीएस 95 योजना में एक प्रावधान शामिल किया गया था जिसमें कंपनी और कर्मचारी को वास्तविक वेतन यानी एक्चुअल सैलरी के प्रतिशत में योगदान करने का विकल्प दिया गया था। यानी कि पूरे वेतन पर, यहाँ वेतन का मतलब आप ये समझ के चलिए बेसिक और डीए है, क्योंकि पीएफ जो है वो बेसिक और डीए पर ही जमा होता है। तो यहाँ पर जो मैं सैलरी की बात करूंगा, वेतन की बात करूंगा, वो बेसिक और डीए पर ही होगी। तो मतलब पीएफ मेंबर अपने पूरे वेतन पर 8.33 पेंशन कटवा सकता था। ये एक प्रावधान 1996 में लाया गया था। यानी सीलिंग वेजेस के ऊपर भी वह पेंशन कटवा सकता था। सीलिंग वेज मतलब वही जो 5,000, 6,500 और बाद में 15,000 हुआ, बशर्ते कि कर्मचारी और कंपनी को उसमें कोई आपत्ति ना हो। उस समय जो कर्मचारी ईपीएस 95 के सदस्य थे और पेंशन फंड में वास्तविक वेतन पर यानी एक्चुअल सैलरी पर योगदान करने के इच्छुक थे पेंशन फंड में, उन्हें एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना और जमा कराना आवश्यक था। इसमें कंपनी के पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन 12% के वास्तविक वेतन यानी 5,000 या 6,500 से अधिक यानी जिस पर भी पीएफ कटता था उसका 8.33 पेंशन फंड में जमा होना तय था। लेकिन ईपीएफओ द्वारा इसका प्रचार इतना नहीं हुआ उस समय, जिसके कारण इसकी जानकारी ना तो कंपनी वालों को ज़्यादा हुई, ना ही पीएफ मेंबर को इसकी ज़्यादा नॉलेज मिल पाई, जिसके कारण कुछ पीएफ मेंबर ही इसका फायदा ले पाए। और उसके बाद में 1 सितंबर 2014 को ईपीएफओ ने पेंशन योग्य वेतन की सीमा यानी वेज सीलिंग को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया और कंपनी तथा कर्मचारी यानी पीएफ मेंबर को पेंशन में एक्चुअल सैलरी के प्रतिशत में अपना योगदान जारी रखने के लिए एक संयुक्त रूप से नए विकल्प का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। यानी वही वापस जॉइंट डिक्लेरेशन उन्हें वापस भरने के लिए कहा गया था, जो 2014 सितंबर 2014 से 6 महीने के भीतर उन्हें जमा कराना था। यानी दोबारा कंटिन्यू करने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन जमा कराना था एक पीएफ मेंबर को, तभी उनका एक्चुअल सैलरी पर में जो पेंशन का 8.33 जमा होता।
लेकिन इस बार भी ईपीएफओ द्वारा इसका प्रचार इतना नहीं हुआ था, जिसके कारण इसकी जानकारी ना तो कंपनी वालों को थी ना ही पीएफ मेंबर को। बस कुछ ही पीएफ मेंबर इसका फायदा ले पाए। एक्चुअली जो पूरा मामला है, हर बार इस विकल्प के प्रयोग करने की समय सीमा यानी कट ऑफ डेट के संबंध में ही के प्रतिबंधों के बारे में था कि कट ऑफ डेट क्या है, उस तक ही आपको ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन जमा करवाना है। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के अपने निर्णय द्वारा ईपीएफओ को इस संबंध में निर्देश दिए हैं और हायर पेंशन के लिए पात्र जो मेंबर्स हैं उनको मोटे तौर पर 4-5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, पहले वह मेंबर पीएफ मेंबर है जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन विकल्प का प्रयोग किए बिना ही 2014 से पहले रिटायर्ड हो गए, यानी कि 1 सितंबर 2014 से पहले बिना किसी विकल्प का प्रयोग किए रिटायर्ड होने वाले पीएफ मेंबर पहले ही हायर पेंशन की स्कीम से बाहर हो चुके हैं। वे हायर पेंशन के लाभ के हकदार नहीं होंगे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान के चलते हैं मिस्टर मनोज है जो XYZ लिमिटेड कंपनी में एक साथ काम कर रहे थे और 2005 में वे रिटायर्ड हो गए। अब जैसा कि हमने पहले देखा, नवंबर 95 से सितंबर 2001 तक उनका पेंशन योग्य जो वेतन था बेसिक प्लस डी वो 5000 था, पेंशन के लिए 5000 था, जो बाद में अक्टूबर 2001 से दिसंबर 2005 तक 6500 रुपये रहा, जैसा कि वो 2005 में रिटायर्ड हुए। अब उन्हें जिस दिन उनका वेतन उस पीरियड में यानी जो भी पीरियड उनका था 95 से 2001 और 2001 से 2005 के दरमियान, जब 5000 और 6500 उनकी वे सीलिंग थी, जब अगर उनका जो वेतन था उससे ज़्यादा हो गया, अधिक हो गया, उस दिन से उन्हें जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पीएफ डिपार्टमेंट में जमा कराना था हायर पेंशन के लिए। अब चूंकि मिस्टर मनोज को इस प्रावधान इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अगस्त 2005 में रिटायरमेंट की तारीख तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया। अब रिटायरमेंट के समय मिस्टर मनोज का जो वेतन मान भले ही 10,000 प्रति माह था, लेकिन जो पेंशन की राशि के लिए योगदान था वो 1995 में 2001 तक 417 रुपये ही कैलकुलेट हुआ, यानी कि 5000 रुपये का 8.03, और 2001 से दिसंबर 2005 तक 542 रुपये यानी 6500 का 8.33 तक ही सीमित था। अब रिटायरमेंट के समय पेंशन योग्य वेतन को 6500 ही मानकर उनकी पेंशन का निर्धारण किया गया, तो उसे कम पेंशन ही मिल रही है और वह हायर पेंशन का लाभ नहीं ले पाएगा। तो मोटा मोटी तौर पर अगर आपने 2014 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं और ज्वाइंट डिक्लेरेशन का विकल्प आपने नहीं चुना है अगर किसी पीएफ पेंशनर ने, तो वह इसके हकदार नहीं होंगे। अब आती है दूसरी कैटेगरी, वह कर्मचारी जो 2014 से पहले रिटायर्ड तो हुए और उनके ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ईपीएफई अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ईपीएफओ ने 29 दिसंबर 2022 के सर्कुलर के द्वारा इन पेंशन मेंबर्स के लिए अधिक पेंशन प्राप्त करने की एक शर्त रखी है और सर्कुलर में कहा गया है कि यदि मेंबर्स ने अपनी रिटायरमेंट से पहले हायर पेंशन के विकल्प का प्रयोग किया होगा, लेकिन अगर ईपीएफओ द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था, तो वे एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म प्रस्तुत करने और उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन पाने के हकदार हैं। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मिस्टर अजय है जो कि इस प्रावधान की जानकारी उनको शुरू में नहीं थी और 2005 में रिटायरमेंट के समय उन्होंने अधिकारियों को बताया कि चूंकि इस प्रावधान की जानकारी उन्हें पहले से नहीं थी, लेकिन अब वे यह विकल्प लेना चाहते हैं और उन्होंने हायर पेंशन के लिए अपना जॉइंट डिक्लेरेशन जमा कराया, लेकिन उस समय ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा इस आधार पर याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था कि विकल्प का प्रयोग करने के लिए एक कट ऑफ तारीख थी, कट ऑफ डेट थी जो अब पार हो चुकी है, इसलिए इसे नहीं लिया जा सकता। लेकिन बाद में जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, इसमें कहा गया कि कट ऑफ डेट्स
कंपनी और कर्मचारी की हायर पेंशन के लिए उनके विकल्प को लेने की पात्रता को निर्धारित करने के लिए नहीं थी, यानी वो कट ऑफ डेट कि वो पात्र है नहीं उसके लिए नहीं थी। तो अब ऐसे पेंशन मेंबर्स हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट में लॉगिन करके एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसका ऑप्शन ईपीएफओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन अवेलेबल है, जहां पेंशन मेंबर अपना पीपीओ नंबर डालकर उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। वैसे इसका एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द इस चैनल पर लाने वाला हूं। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कर दिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिए। तो दूसरी कैटेगरी का वही है, 2014 से पहले वो रिटायर्ड तो हुए लेकिन उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन यूज़ किया था, लेकिन किसी कारणवश से ईपीएफओ द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया था, तो वो भी हायर पेंशन के लिए हकदार रहेंगे। अब आती है तीसरी कैटेगरी, वह कर्मचारी जो 2014 के बाद रिटायर्ड हुए लेकिन हायर पेंशन का विकल्प उन्होंने यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। चलिए इसको भी एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लो मिस्टर रमेश को भी इस प्रावधान की जानकारी शुरू में नहीं थी। उसका ज्ञान बस इस तक ही सीमित था कि कर्मचारी और कंपनी का 12% कंट्रीब्यूशन उसके रिटायरमेंट फंड में जमा हो रहा है। वह 2018 में रिटायर्ड हुआ और उसका पीएफ अकाउंट सेटल हो गया, यानी वो 2018 में मान के चलते रिटायर्ड हुआ और पीएफ अकाउंट उसका सेटल हो गया। उसे एक मुश्त राशि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन उसका जमा हुआ वो उसे मिल गया और मासिक पेंशन की एक बहुत छोटी राशि प्रति माह प्राप्त होने लगी। क्योंकि पेंशनेबल सैलरी 15,000 तक ही सीमित थी, तो उसी के हिसाब से उसे जो है पेंशन का उसका कैलकुलेशन हुआ और उसे जो भी मिनिमम पेंशन जो बन सकती थी मैक्सिमम वो उसे मिलने लग गई। हालांकि अब वह जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जमा करने के लिए पात्र है, लेकिन उसे एक्चुअल सैलरी पर पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए एक मोटी राशि जमा करानी पड़ेगी, क्योंकि अब उसका जो एक्चुअल जो पेंशन था वो तो वेज सीलिंग पर ही कटा था। लेकिन अगर उसे अब हायर पेंशन चाहिए तो जो भी उसका उस समय मूल वेतन था, एक्चुअल सैलरी थी पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए, तो उसका अमाउंट उसे जमा कराना पड़ेगा, तभी उसे जो है हायर पेंशन मिल पाएगी। और इसके अलावा इंटरेस्ट भी उसे पे करना पड़ेगा। उसे ऐसी सभी राशियों को वापस करना पड़ेगा जो उसने पीएफ फंड से ली है या निकाली होगी। लेकिन ये एक बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़ा टीडीएस टास्क है, इसके लिए बहुत बड़ी हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो बहुत मुश्किल भरा काम है। इन जैसे कर्मचारियों के साथ दूसरा मेन इशू ये आ रहा है कि जॉइंट डिक्लेरेशन विकल्प देने के लिए वे किस एक्स कंपनी से संपर्क करें और फिर कैसे करें। कुछ कंपनियां तो आज की तारीख में बंद भी हो चुकी है। तो ये थी तीसरी कैटेगरी, यानी कि जो 2014 के बाद रिटायर्ड हुए हैं तो वो भी इसके हकदार होंगे, लेकिन उनको जो भी पीएफ उन्होंने उठाया है तो वो जो भी लमसम अमाउंट है वो उनको पेंशन में कन्वर्ट करके जमा कराना होगा, तभी उनको हायर पेंशन मिल पाएगी। चौथी कैटेगरी है उन सेवारत कर्मचारियों की जो अभी कंटिन्यू है, यानी अभी काम कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया। इस कैटेगरी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जॉइंट ऑप्शन जमा कराने के हकदार है, लेकिन फिलहाल ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों जो अभी कंटिन्यू है के लिए अभी तक कोई दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन जारी नहीं किया। ऐसे कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं यानी कंपनी वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 95 के पुराने रिकॉर्ड को देखकर निकालकर उन्हें पीएफ फंड से पेंशन फंड में ट्रांसफर की जाने वाली राशि की कैलकुलेशन करनी होगी, जो बहुत ही टीडियस टास्क है। लेकिन हो सकता है कि जल्दी ईपीएफओ डिपार्टमेंट इसके लिए भी कोई नई गाइडलाइन जारी कर दे तो ये भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में डिसीजन आ चुका है। तो जल्दी हमें कोई ईपीएफओ की तरफ से नई गाइडलाइन देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक पांचवी कैटेगरी और है जो उन कर्मचारियों की है जिन्होंने ये विकल्प तो नहीं लिया था जॉइंट डिक्लेरेशन का, लेकिन फिर भी वो हायर पेंशन पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टेट में स्टेट कोर्ट के डिसीजन आ गए थे जिनकी वजह से उन पर्टिकुलर पीएफ मेंबर को पेंशन मेंबर को उस समय हायर पेंशन के लिए एलिजिबल मानकर स्टेट वाइज उन्हें हायर पेंशन मिलने लग गई थी, लेकिन उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं
भरा तो ईपीएफओ ने एक सर्कुलर के माध्यम से, जो अभी हाल ही में 5 जनवरी 2023 को ही आया था, के माध्यम से ईपीएफओ के रीजनल ऑफिसर्स को उन कर्मचारियों के मामले में फिर से जांच करने का निर्देश दिया है जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हुए थे, लेकिन उन्होंने जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा, लेकिन उन्हें हायर पेंशन मिल रही है, हायर सैलरी पे पेंशन उन्हें मिल रही है। तो मोटा मोटी तौर पर ये 5 कैटेगरी है जिसका मैंने आपको बताया कि कौन इसके हकदार हैं और कौन नहीं। समरी कर लेते हैं। जो 2014 से पहले रिटायर्ड हुए लेकिन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने नहीं भरा तो वैसे ही वो आउट हो गए, वो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी कैटेगरी जो 2014 से पहले रिटायर्ड तो हुए लेकिन उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था और वो रिजेक्ट कर दिया गया था पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। तीसरी कैटेगरी वो है जो 2014 के बाद रिटायर्ड हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसके पार्ट हैं, वो अपना ऑनलाइन इसका फॉर्म भरकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी जो कंटिन्यू सर्विस में है वो इसके लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल होंगे, लेकिन इसके लिए गाइडलाइन आने वाली अभी पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा। पांचवी कैटेगरी वो है जो ऑलरेडी हायर सैलरी ले रहे हैं, हायर पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं भरा है, तो हो सकता है उनसे जॉइंट डिक्लेरेशन वापस भरा जाए, अप्लाई किया जाए, सबमिट किया है, तब उनका कंटिन्यू रह पाए। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से क्लियरिटी हो गई होगी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।